सबसे पहले आज सुबह में बात कूटनीति के लिहाज से भारत और चीन के लिए आज का दिन बड़ा है, उसके साथ ही करते हैं। भारत चीन एक बार फिर दोस्ती के रास्ते पर चल निकले हैं। 2 दिन पहले गलवान में जमी बर्फ पिघली। अब 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मिलने जा रहे हैं। रूस के कजान से कूटनीतिक का नया इम्तिहान शुरू हो रहा है। पिछली बार दोनों नेता महाबलीपुरम में 2018 में मिले थे। पांच साल बाद मोदी जिनपिंग की औपचारिक ये बातचीत होने वाली है। कजान में प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में क्योंकि जिस तरह पहले ही जाने से पहले ये फैसला हुआ कि दोनों ही सेनाएं उन 2 जगहों से पीछे हटेंगी, ये औपचारिक ऐलान पहले यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से हुआ, उसके बाद चीन की तरफ से भी तस्वीर साफ हुई और 5 साल के बाद अब मोदी जिनपिंग की औपचारिक बातचीत होनी है। तो दोस्ती की नई शुरुआत 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात अब तय दिख रही है। नई शुरुआत के तौर पर इसे माना जाए। इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, आगे किस तरह चीन और भारत के रिश्ते हो सकते हैं, इन पर सबकी नजर रहेगी। रूस में भारत चीन की एक नई शुरुआत नजर आ रही। ब्रिक्स सम्मेलन जिसकी अगुवाई रूस कर रहा है। कजान में करवट लेती कूटनीति नजर आती है, जहां रूस के साथ भारत के संबंध जिस तरह बेहतर थे ही और अब चीन के साथ क्या हम नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन क्या उतना भरोसेमंद है जिस पर भरोसा करके किसी भी तरह की कदम आगे भारत बढ़ाए। इन सब पहलुओं पर भी भारत जरूर सोच रहा होगा। चीन पर भारत कितना भरोसा करे, ये अहम और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बार बार चीन अपनी ही चालबाजियों में घिरता नजर आया है और भारत भी वो जानता है कि चीन कितना चालाक है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पुतिन से मुलाकात हुई, जबरदस्त गर्मजोशी दिखी। ईरानी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, युद्ध विराम और शांति पर बात हुई और आज जिनपिंग से मुलाकात होनी है। लेकिन यह जरूर महत्वपूर्ण है कि 5 साल बाद यह वार्ता हो रही। जिस तरह तनाव की स्थिति चल रही थी भारत और चीन के बीच में, वो तनाव थोड़ा सुलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के जाने से पहले ही दिखी, जब गलवान में दोनों ही सेनाएं पीछे हटने का फैसला करती हैं। तो कैसे रिश्ते मजबूत होंगे, इस खबर पर हम आगे विस्तार से 10:30 बजे भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, गांधी परिवार का एक और चेहरा चुनावी जंग में उतर रहा है। आज प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरने जा रही हैं। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां मौजूद होंगे। नामांकन के बाद प्रियंका का रोड शो भी होना है। वायनाड के लोगों को संबोधित भी करेंगी। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। वहीं लेफ्ट की ओर से सीनियर नेता सत्यन मुकेरी मैदान में है। तो आपको इस सियासी सफर भी बता दें, प्रियंका का 23 जनवरी 2019 को यूपी की प्रभारी बनी थी, पूर्व की प्रभारी रह चुकी हैं। 11 सितंबर 2020 को पूरे यूपी की प्रभारी रही। वहीं वायनाड से अब सीधे ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी ने सीट छोड़ी, उसके बाद प्रियंका अब यहां से ताल ठोकती हुई। वायनाड के पूर्व सांसद और प्रियंका के भाई राहुल गांधी नामांकन के वक्त मौजूद रहने वाले हैं। राहुल ने कहा कि वायनाड की जिम्मेदारी प्रियंका अच्छे से निभाएंगी। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। भाई केएल शर्मा ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज चुनावी समर में उतरने वाली हैं। वायनाड से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हमारे साथ अमेठी के सांसद केएल शर्मा हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इसके मायने क्या है।
तैयारी तो कर रखी है बहुत सारी, लेकिन प्रियंका गांधी पहली बार अपनी माँ के लिए प्रचार उन्होंने 99 में किया। अब तब से लेके अब तक क्या बदला और आपको किस तरह का ये मोड़ लगता है? नहीं, देखिए 99 में प्रियंका जी पहली बार अमेठी में अपनी सोनिया जी का प्रचार के लिए आई थी। वो उस समय हमारी स्टार प्रचारक थी, तो हमारी नेता भी हैं वो। तो उन्होंने बड़े उसी इलेक्शन में चुनाव की बारीकियों को सीखा उस समय, बहुत नीचे तक कि कैसे होता है बूथ का मैनेजमेंट, कैसे होता है, फिर कैसे काउंटिंग होती है। काउंटिंग हॉल में गए, उस समय मैनुअल काउंटिंग होती थी, उस समय ये ईवीएम नहीं आया था। तो उन्होंने वो भी दौर देखा, तो उसमें भी देखा। तो इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि वो उसमें बहुत लंबी काउंटिंग चलती थी, 1.5 दिन 2 दिन, मतलब तो वो हमारी भी काउंटिंग ऐसी चली। तो प्रियंका जी उस समय पूरा उन्होंने एंजॉय किया उस काउंटिंग को, कि वो पंजा होता था, ये अपना है, ये उनका है, ऐसे मतलब बहुत सीखा उन्होंने। तब मतलब पहली बार हुआ होगा कि इस तरह से किसी काउंटिंग सेंटर पे आई होंगे। और उस वक्त जिक्र ये भी हो रहा था कि मोबाइल फोन शुरू ही हुए थे और बीच में 72 घंटे जब काउंटिंग चली तो कई बारी सोनिया गांधी का भी फोन आया दिल्ली से। नहीं, सोनिया जी पूछ रही थी कि रेगुलर क्या चल रहा है, तो फिर हम लोगों ने बीच में प्रियंका से कहा कि अब मतलब ओवरऑल अब ये ठीक चल रहा है यहाँ पे, आप मतलब जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। तो फिर मतलब उन्होंने गई तो किसी ने कह दिया कि सोनिया जी ट्रेलिंग बिहाइंड, तो फिर सीधा आई हो कि कैसे। मैं कहा यहाँ तो 2.25 लाख का लीड हो चुका है, रायबरेली अभी ऐड नहीं किया। तो मैं कहा मोस्टली मेरे को लगता है कि ये 3 साढ़े 3 जाएगा। तो इस इलेक्शन में हम 3,12,000 वोट से जीते। तो वायनाड में बीजेपी ने नव्या हरिदास को उतारा है। आज तक ने नव्या से भी खास बातचीत की, वो भी सुनवाते हैं। And we are getting a very good positive response from the people of Wayanad, not only from the BJP workers, but all the public is also supporting BJP a lot. I think for Congress it's going to be a tough election this time because they have lost the faith in people of Wayanad. Rahul Gandhi had given a promise to the people of Wayanad that he is going to be with them for the next 5 years. Now, soon after he had won the seat in Raebareli, he left Wayanad. मौसमी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी वायनाड से इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, कितनी देर में नामांकन के लिए निकलेंगी और क्या क्या तैयारियां? मौसमी, और पता वायनाड में ये पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और वो इसलिए भी है क्योंकि वायनाड सीट जैसे ही खाली हुई है, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस यहाँ से किसको उतारेगी। और इसी के साथ ही पिछले 25 साल का जो सियासी करियर रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो अब एक निर्णायक मोड़ में, क्योंकि वो चुनावी समर में उतर रही है। और आप देखिए कि पीछे जिस तरह का माहौल है उसी ये जाहिर है कि कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ पे छोटे बैनर पोस्टर हो या बड़े होर्डिंग्स यहाँ वायनाड में लगाए गए हैं। हालांकि लेफ्ट और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, दोनों ही महिलाएं हैं, तो एक वुमेन पावर की भी सियासी दंगल हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन बेहद दिलचस्प है क्योंकि प्रियंका गांधी इससे पहले इसी रास्ते पे लगभग 2 बारी जा चुकी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है रोड शो का जहां से वो आज अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगी। और इस रास्ते पे प्रियंका गांधी पहले जब गुजरी है तब राहुल गांधी के नामांकन के लिए वो उनके साथ नजर आई है। कई बारी सोनिया गांधी के नामांकन के लिए मंच पर या फिर कैवलकेड में काफिले में साथ नजर आई, लेकिन आज वो खुद अपना नामांकन दाखिल करने जा रही है। बेहद दिलचस्प ये दौर। और आइए बात करते हैं, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? प्रियंका कितने वोट? हम प्रियंका गांधी जी के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि वायनाड आपका इंतजार कर रहा है। पलक पावड़े बिछाकर वायनाड के लोगों का प्यार राहुल गांधी जी के लिए रहा और प्रियंका गांधी जी के लिए ये ऐतिहासिक जीत का पर्याय बनेगा। कितना मार्जिन होगा? राहुल गांधी won by 3,60,000 votes. So you all are have any target? Yes, we are targeting this more than 6 lakhs votes. We are sure that after declaring the LDF and BJP candidates, there are weak candidates and people will be given a thumping margin. जीतेगा, 6 लाख का ऊपर भी जीतेगा। तो
आप सुन रहे हैं यहाँ पे मार्जिन की बात होती है। पिछली बार भी राहुल गांधी कितने मार्जिन से जीतेंगे, इस पर कांग्रेस ने टारगेट रखा था। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी का जो टारगेट रखा गया था उसको पार कर पाती है प्रियंका, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरह से अपनी कमर कसे हुए है। ठीक है मौसमी, आप नजर बनाए रखें क्योंकि एक रोड शो भी होना है और वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच बात महाराष्ट्र की, जहां चुनावी जंग छिड़ी है, दोनों खेमों में सीटों का बंटवारा हो गया है। आज महाअघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा किया है। कांग्रेस सीटों में सबसे आगे है, 105 सीटें कांग्रेस के लिए कही जा रही है। वहीं ये भी खबर आ रही है कि उद्धव गुट की बारी है, उनकी पार्टी 92 से 95 सीटों पर लड़ सकती है, यानी कांग्रेस के बाद सेकंड। फिर शरद गुट 85 से 86 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कुछ सीटों पर आज फाइनल मोहर भी लगनी है। मुस्तफा शेख हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, यानी आधार ये रहा कि कौन कितनी बड़ी पार्टी कितनी तरीके से जीती, उन सब पर नजर रखते हुए अब महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा, ऐलान औपचारिक तौर पर कब हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज महाविकास आघाड़ी में इस चीज का ऐलान होना है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है और कौन सी सीट लड़ रही है। ये बस शुरुआत मानी जा सकती है। महाराष्ट्र में ये भी देखा गया है कि किसी एक व्यक्ति को सीट देने के बाद उस कोलिजन के दूसरे व्यक्ति दूसरी पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ते हैं या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेते हैं। उसमें से दूसरी बात यह है कि विनेबिलिटी जो फॉर्मूला है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटें लड़ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शरद पवार जितनी भी सीटें लड़ रहे हैं उसमें से कितनी सीटें जीत कर लाते हैं ये आखिरकार सरकार बनाने के समय पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्राइक रेट पर सभी पार्टियों का एक तरह से ध्यान रहेगा। शिवसेना कांग्रेस के बीच में कई लंबे समय तक आप कह सकते हैं खींचतान हुई, कई सीटों पर माना जा रहा है कि अब ये खींचतान खत्म होकर आज औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट होगा, जिसके बाद कैंडिडेट लिस्ट और एबी फॉर्म्स का नॉमिनेशन शुरू होगा। बट यही देखना होगा कि नाराजगी कितनी सीटों पर होती है। एमवीए की लिस्ट बाहर आने के बाद कौन कौन नाराज होता है, कौन कौन पार्टी छोड़कर जाता है, ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। जी ठीक है, आप रही जरा साथ। देखिए, महायुति में सीटों के फैसला दिल्ली में ही हुआ। अजीत पवार ने की अमित शाह से मुलाकात। अजीत पवार और सीटों की मांग कर रहे थे, उन्हें 52 से 54 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं शिंदे गुट 78 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीटों के बंटवारे के बाद शिंदे गुट की पहली लिस्ट भी अब आ गई है। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी अब लिस्ट यानी बताने वाला है कि कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक संभावित आंकड़ा जरूर सामने आ चुका है, लेकिन महायुति में अब कहा जा रहा है बहुत हद तक चीजें साफ है। बीजेपी ने पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी थी और अब सीटों के बंटवारे के बाद शिंदे गुट ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 45 उम्मीदवारों के नाम हैं इसमें और शिंदे गुट 78 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकेगा। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ भी उम्मीदवार शिंदे गुट की इस पहली लिस्ट में नजर आ रहे हैं। 45 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए। ये पहली लिस्ट है और फिर दूसरी आ जाएगी और फिर चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे और महायुति जीतेगी जोर से, ताकत से। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियां तांडव कर रही हैं और ये नीतीश कुमार की देन है। बिहार में अगर दंगा हुआ तो नीतीश कुमार उसके लिए जिम्मेदार होंगे। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में दंगा मुमकिन ही नहीं। कैसे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के इस बयान को? सैलरी घोटाला के नए
अभियुक्त माननीय तेजस्वी यादव जी वेतन घोटाला करते हैं, आई प्रवचन दे रहे हैं सद्भाव का। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है तेजस्वी यादव जी। और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के रहते कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ देगा, कानून का ऐसा इंजेक्शन देगा कि सुप्रीम कोर्ट तक उसकी आहट सुनाई पड़ेगी। गांधी परिवार का एक और चेहरा चुनावी जंग में उतर चुका है। आज प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरने जा रही हैं। राहुल गांधी भी वायनाड पहुंच गए हैं। प्रियंका के साथ नामांकन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है। नामांकन के बाद प्रियंका रोड शो करेंगी, वायनाड के लोगों को भी संबोधित करने वाली है। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। वहीं लेफ्ट की ओर से सीनियर नेता सत्यन मुकेरी मैदान में है। राहुल ने दरअसल वायनाड सीट छोड़ी थी, उसी के बाद यह ऐलान हुआ था कि प्रियंका यहां से चुनाव लड़ेंगी और आज नामांकन करने के लिए वो पूरी शक्ति के साथ पहुंच रही है। राहुल इस वक्त पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे और नामांकन के बाद एक रोड शो होना है। वायनाड के लोगों को संबोधित भी कर सकती हैं प्रियंका। तो कई कार्यक्रम उनके आज के दिन जब वो नामांकन भरने जा रही है और एक तरीके से अब चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी हैं प्रियंका और वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। और अब देखिए कजान में कूटनीतिक इम्तिहान। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। Мы приняли целый ряд важных решений многопланового сотрудничества в его рамках. रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स समिट में आज बड़ा दिन है। आज रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात है। करीब 5 साल बाद दोनों नेताओं की यह पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक है। इससे पहले 2019 में महाबलीपुरम में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। दुनिया में चल रहे 2 बड़े युद्ध के बीच एशिया के 2 महारथियों की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। भारत पर कनाडा की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण है। मुलाकात से एक दिन पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने का यहां पर प्लान भी बना, उस पर सहमति भी बनी। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस समझौते की पुष्टि और सहयोग किए जाने का बयान सामने आया। मोदी जिनपिंग मुलाकात से पहले इस एलएसी पर सेनाओं को पीछे हटाने पर बनी सहमति को लेकर को अच्छे संकेत के रूप में फिलहाल देखा जा रहा है। और ये द्विपक्षीय वार्ता इस समझौते के बाद जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की औपचारिक बातचीत होने वाली है। गलवान विवाद के बाद ये होगा जब ये बातचीत का दौर शुरू होगा चीन के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस गए थे। चौथी बार इस बार रूस ब्रिक्स सम्मेलन होस्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचकर पुतिन से भी उन्होंने मुलाकात की और सीधे तौर पर यह भी एक मैसेज दिया गया कि कितने अच्छे रिश्ते हैं। कहीं भी युद्ध के लिए भारत हमेशा आगे रहेगा कि समझौता हो, युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, ये कोशिश भारत की रहेगी। फिलहाल 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की जो औपचारिक बातचीत हो रही है इस पर भी नजर रहने वाली है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत कजान में हैं जो लगातार ब्रिक्स समिट का अपडेट दे रहे हैं। गौरव बताइए, ब्रिक्स समिट में आज मोदी जिनपिंग मुलाकात कब है और क्या मायने हैं? भारत और चीन के रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता 5 वर्षों के अंतराल के बाद होगी। हालांकि भारत और चीन के बीच तनाव इससे पहले भी हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई वो 2017 में डोकलाम के बाद भी हुई, जब लगभग 70 दिन से ज्यादा भारत और चीन की सेनाएं उत्तर सिक्किम के इलाके में लगभग आमने सामने थी और दोनों ही देशों का तोपखाना हो या फिर तोपखाने के साथ साथ आर्मर हो, टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, बड़ी संख्या में सिपाही वो तैनात कर दिए गए थे सीमाओं पर। जब चाइना ने एक सड़क निर्माण ट्राई जंक्शन के पास के इलाके में, भूटान, भारत और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के इलाके में तेजी से सड़क निर्माण शुरू किया था जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था, तो भारत ने वो सड़क निर्माण रोक दिया था। उसके बाद तनाव बढ़ गया था, लेकिन तब भी इसी तरह की एक शिखर वार्ता से पहले डिसएंगेजमेंट हुआ था। फिर वुहान इनिशिएटिव हुआ और फिर निर्णय हुआ कि हर वर्ष एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे ताकि तनाव ना बढ़े। फिर महाबलीपुरम में चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया, उसमें बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन उसका बदला चीन ने चुकाया। एक बार फिर भारत की पीठ में खंजर भोंककर जब पेंगोंगसो से लेकर पूर्वी लद्दाख में उन्होंने कई इलाकों पर घुसपैठ की कोशिश की, उन्हें रोका गया और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह की एक बातचीत से पहले और जब भारत ने QPQ यानी क्विड प्रो को ऑपरेशन करके उनके G219 को और मोल्डो गैरिजन को डोमिनेट करना शुरू किया, तब चाइना इतने पास दोनों सेनाओं के टैंक आ गए थे और बख्तरबंद गाड़ियां आ गई थी, सिपाही आमने सामने आ गए थे, एक बार तो गोली भी चल गई थी चीन की सेना को रोकने के लिए ताकि वो और आगे बढ़ने का दुस्साहस न करे। उसके बाद तनाव को कुछ कम किया गया, लेकिन डेप्सैंग और डेमचोक का इलाका रह गया था। आज जो बातचीत होगी वो हायर डायरेक्शन दिया जाएगा भारत और चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ओर से अपने ही देश के डिप्लोमैट्स को भी और मिलिट्री कमांडर्स को भी कि इस रिश्ते को किस तरह आगे बढ़ाना है। गौरव, जरा ये भी बताइए कि इस बैठक में सामरिक मुद्दों के अलावा और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, इस स्तर पर कई सेना के जो अधिकारी हैं, जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है, उनकी बात ये हो रही है कि पेट्रोलिंग अब लागू हो जाएगी। जैसे डेप्सैंग की अगर बात करें तो वहां पर भारत के जो पेट्रोल पॉइंट्स है, पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11 अल्फा, 12, 12 अल्फा, 13, भारत की सेना वो जो राकी नाला, वाई जंक्शन, बॉटलनेक का इलाका है, वहां पर चीन की सेना की एक टुकड़ी आकर बैठ गई थी और भारत की सेना को अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक जाने नहीं दे रही थी। ये 2020 के बाद की बात है। 2020 में तनाव से पहले भारत की सेना अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक जाती थी और फिर लौट कर आ जाती थी। उसी तरह चीन की सेना बुर्ज से एक स्थान है दौलत बेग ओल्डी के रास्ते पर डेप्सैंग के पास, चीन की सेना वहां से लगभग 1 किलोमीटर पहले तक अपने क्लेम लाइन तक आती थी और लौट जाती थी। फिर भारत ने उनका भी आना रोक दिया और चीन ने हमारा आगे जाना रोक दिया। अब ये निर्णय हुआ है कि दोनों सेनाएं अपने पेट्रोल पॉइंट्स और क्लेम लाइंस तक जाएंगी, डेप्सैंग में भी और डेमचोक में भी। बाकी इलाकों में जो बफर जोन है वो अभी वैसे का वैसा ही रहेगा। उस पर इस चर्चा में बातचीत नहीं हुई थी जो अब तक नेगोशिएशंस हुए हैं, केवल डेप्सैंग और डेमचोक पर हुए हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात हो रही है, उसके बाद वो दोनों अपने राजनयिकों को, अपने डिप्लोमैट्स को और अपने मिलिट्री कमांडर्स को निर्देश देंगे कि किस तरह से इस डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, दोबारा एक गलवान और पेंगोंगसो की घटना ना हो जाए। तो उसके लिए ऐसा निर्णय टैक्टिकल लेवल पर सूत्रों के मुताबिक हो रहा है कि एक महीने में अगर 4 हफ्ते होते हैं तो पहले हफ्ते और तीसरे हफ्ते एक सेना जाएगी अपने क्लेम लाइन और पेट्रोलिंग पॉइंट तक और दूसरे और चौथे हफ्ते में दूसरी सेना अपने पेट्रोलिंग पॉइंट और क्लेम लाइन तक जाएगी। उनमें केवल एक सेक्शन प्लस या प्लेटून माइनस जो से कहा जाता है, एक सेक्शन में 10 से 12 सिपाही होते हैं, प्लेटून में 20 से 25 सिपाही होते हैं, तो 10 से 15 सिपाही केवल पेट्रोलिंग पर जाएंगे और एक दूसरे को सूचित करके जाएंगे ताकि कोई तनाव ना हो। ये तो टैक्टिकल लेवल्स पर बातचीत चल रही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या बातचीत होगी? क्या दोनों देश एक दूसरे पर फिर विश्वास कर सकते हैं कि जो लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं, जैसे आपका तोपखाना हो गया, आपके रॉकेट्स हो गए, आपके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हो गई, वो पीछे हटे? इक्वल एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी की दृष्टि से भारत को कुछ आगे रखना पड़ेगा क्योंकि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बहुत अच्छा है, भारत अभी सुधार कर ही रहा है। तो डी एस्केलेशन और फिर अल्टीमेट जो अब तीसरा कदम होगा वो डी इंडक्शन। 50,000 से ज्यादा चीनी सिपाही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आ गए थे और
मिरर डिप्लॉयमेंट यानी उतनी ही संख्या में भारतीय सिपाहियों को भी तैनात करने की आवश्यकता पड़ी थी, तो वो अपने शांतिकाल की स्थिति पर एक बार फिर लौटे, ये अभी होना बाकी है। तो जो हायर डायरेक्शन आएगा आज की इस वार्ता के बाद, वो संभवतः डिसएंगेजमेंट के बाद अगला कदम क्या होगा, डी एस्केलेशन कैसे होगा, डिसएंगेजमेंट के बाद डी इंडक्शन कैसे होगा, इस पर बातचीत हो सकती है। और फिर आर्थिक रिश्तों को किस तरह से आगे ले जाया जाए, एक दूसरे के बीच तालमेल बढ़ाया जाए, रिश्तों को सुधारा जाए। अगर 21वीं सदी सही मायनों में एशिया की सदी होनी है, तो एशिया के दो जायंट्स आपस में ऐसे परस्पर लड़ते नहीं रह सकते। तो देखना यह होगा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कितनी साफ नीयत से आ रहे हैं, वो आने वाले हफ्तों और महीनों में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम आज उठाया जाएगा। शुक्रिया गौरव, बहुत बहुत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये गलवान की लड़ाई जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, वो लड़ाई 15-16 जून 2020 की रात हुई। हिंसक झड़प जो आमने सामने गुत्थम गुत्था हुई, दोनों देशों के सैनिक आ गए थे। उसके बाद से ही चीन के साथ भारत के रिश्ते बहुत बिगड़े। एक कमांडर समेत भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। चीन को कई गुना ज्यादा नुकसान की खबर है, लेकिन चीन कभी क्लेम नहीं करता, हमेशा डिनाइड मूड में ही रहता है। अब दावे के मुताबिक चीन के करीब 40 सैनिक मारे गए हैं। चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की ही पुष्टि उस वक्त की थी। गलवान की लड़ाई के बाद रिश्तों में तनातनी आ गई थी और ये तनातनी लगातार बरकरार थी। लेकिन इस बार जब ये मुलाकात होने वाली थी रूस में, उससे पहले ही एक समझौता होता है जिसमें दोनों ही सेनाएं LAC से पीछे हटेंगी। शिवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गलवान की वो घटना याद है सबको, क्योंकि चीन किस तरह खंजर भोंकता है ये भी सबको पता है। लेकिन भारत अब मुलाकात तो कर ही रहा है, बातचीत आगे करेगा ही, लेकिन 5 साल के बाद ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण। अर्पिता, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि हम इस बड़े डेवलपमेंट के बाद लद्दाख आ पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला, जब विदेश मंत्रालय ने इस बात का खुलासा किया कि एक अग्रीमेंट पर दोनों ही देशों की तरफ से एक अप्रूवल हो गया है, यानी कि जो 2020 में गलवान के बाद की हिंसा थी, उसके बाद जो पेट्रोलिंग रुक गई थी उसको दोबारा से स्थापित किया जाएगा, दोबारा से शुरुआत होगी। वो एक बड़ा अहम घटनाक्रम रहा है। और दूसरा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। और ये मुलाकात, अर्पिता, आपको बता दूं कि 5 साल बाद हो रही है और गलवान के खूनी संघर्ष के बाद ये पहली मुलाकात होगी। लगातार कोशिशें चल रही थी विदेश मंत्रालय की कि जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, वहां पर जो चिंताएं हैं, जो गतिरोध हैं, वो कम हो सकें। और उसी के लिए ये लगातार डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी, मिलिट्री फ्रंट पर भी बातचीत हो रही थी। और उसके बाद ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, ब्रेक थ्रू हुआ कि अब समझौता हो गया है LAC पर। जिन फ्रिक्शन पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग रुक गई थी, अब वो दोबारा से शुरू हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज सारी दुनिया की नजरें रूस पर होंगी, जहां हो रही ब्रिक्स की बैठक में नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग न सिर्फ एक मंच पर होंगे बल्कि एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। सबकी निगाहें मोदी और जिनपिंग पर होंगी। 5 साल बाद ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। जो चीन आए दिन दक्षिण चीन सागर में पड़ोसी देशों को डराता रहता है, जो चीन ताइवान को हड़पने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है, वो चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4.5 साल पहले की स्थिति बहाल करने पर कैसे राजी हो गया। LAC पर पहले आगे आकर पीछे हटने वाले चीन को आखिर ये सब करने से क्या मिला। चीन के खिलाफ भारत की सैन्य और कूटनीतिक कामयाबी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, जिस पर चीन की तरफ से भी मोहर लगा दी गई। 段时间以来，中印双方通过外交和军事渠道就中印边境的有关问题保持密切沟通。目前，双方已就有关问题达成解决方案，中方对此予以积极评价。下一步，中方将与印方落实好上述解决方案。关于你提到的双边会见，昨天我也回答了相关的问题。 如有相关的消息，中方将及时发布。 भारत ने चीन से सामान्य संबंधों के लिए उसे अपनी सेना को पीछे हटाने की शर्त रखी थी, जहां उसने 4.5 साल पहले अतिक्रमण किया था। इसके बाद जिस तरह से भारत ने चीन की चालबाजी का जवाब दिया
और चीन के बराबर सेना LAC पर तैनात कर दी। ऐसे में चीन का साल 2020 की स्थिति पर लौटना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अप्रैल 2020 में चीन की सेना ने कम से कम 6 जगह पर अतिक्रमण किया था, लेकिन 2 साल बाद चीन की सेना 4 स्थानों से पीछे हट गई थी। लेकिन देप्सांग और डेमचोक में गतिरोध पिछले 4.5 साल से बरकरार था, जो अब सुलझता दिख रहा है। हालांकि चीन को लेकर विश्वास का संकट अब भी बरकरार है। What has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is convincing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरहद 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद है। इसी का फायदा उठाकर चीन LAC पर महामारी के बीच युद्धाभ्यास करने के नाम पर धोखे से आ बैठा, लेकिन उसे भारत के जवाब ने चौंका दिया। चीन की इस हरकत ने न सिर्फ भारत को उससे जुड़ी चुनौती के बारे में एहसास करवाया, बल्कि उसके बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे को पुख्ता करने के लिए प्रेरित भी किया। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है, जिसे सुलझाने के लिए कई समितियां बनाई जा चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच हाल के समय में कई उच्च स्तरीय बैठकों के चलते तनाव कम हुआ है, लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? भारत और चीन की तरफ से समझौते पर विस्तार से कुछ भी नहीं बताया गया है, इसीलिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से जो स्थायी स्ट्रक्चर बनाए गए, क्या उसे हटाया जाएगा? इस बारे में पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि इससे दोनों देशों में तनाव कम जरूर होगा। गौरव सावंत, कजान, रूस, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कजान में ब्रिक्स के अनौपचारिक रात्रि भोज के दौरान रूसी लोकगीत कलिंका पर नेताओं के पांव कैसे थिरके। कलिंका पर ही हिंदी फिल्म 7 खून माफ का गीत भी आंखों से आंखें चार कर ले तो आधारित।